नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप सभी का आई कुमार जीतू ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उस क्लास में हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का क्रम कैसे रखा गया है, यानी जो भाषा शब्द है हमारा वो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है और जो भाषा शब्द है हमारा वो अपने विचारों को या आदान प्रदान करने के लिए किस किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। या बात करते हैं हम तो अपनी भाषाओं को जो प्रयोग में लाते हैं किस किस माध्यम के द्वारा अपनी जो बात है या फिर अपनी जो विचार हैं वो हम आदान प्रदान कर सकते हैं। और हम बात करेंगे आज की क्लास में कि जो हमारे विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि अपनी जो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो कौन कौन सी बोली जाती हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किस तरह से हुई है। और उसके बाद जानेंगे हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बाद में कि जो आर्य जब हमारे भारत में आए थे तो उन्होंने जिस प्रकार से हिंदी भाषा का क्रम रखा गया, यानी हिंदी भाषा आज की तो है नहीं हमारी, वो कई हजार वर्ष पुरानी भाषा है, तब जाके कहीं हमारी हिंदी भाषा बनी है, मिलकर बनी है। तो हम देखेंगे कि आर्य जब हमारे भारत में आए थे तो आर्य भाषा का जो काल है, क्रम है उसका, वो किस किस तरह से रखा गया है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और मेरे साथ नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा और नोट्स मेरे साथ साथ बनाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्या भाषा। सबसे पहले लिखते हैं हम भाषा क्या है। तो हम जानेंगे कि जो भाषा शब्द है हमारा वो संस्कृत भाषा की किसकी है, संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। यानी जो हमारा भाषा शब्द है वो किससे मिलकर बना है, तो वो संस्कृत भाषा की भाष धातु से मिलकर बना है। तो धातु क्या होती है, अब आप पूछेंगे कि धातु क्या होती है, तो धातु होती है क्रिया या काम का होना या किया जाना होता है। यानी किसी काम का करना या क्रिया को क्या बोलते हैं, हम धातु बोलते हैं। यानी क्रिया या किसी काम को होना या किया जाना क्या होता है, हमारा धातु होता है। बात करें हम भाष शब्द की, तो भाष शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी भाष शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जो हमारा भाष शब्द का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है बोलना, क्या होता है, बोलना या कहना। यानी कोई भी बात अपनी में बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ तो वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से या भाषा के द्वारा हम कहते हैं। मान लो अगर मैं किसी भाषा के द्वारा मौखिक रूप से बता रहा हूँ किसी को, अगर मुझे प्यास लगी तो मैं कैसे बताऊंगा, इस तरह से बताऊंगा कि मुझे प्यास लगी है। अगर मैं बात करूंगा संकेत के माध्यम से भी बता सकता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ लिखकर बतानी होगी तो मैं लिखित भाषा के रूप में उस चीज़ को बताऊंगा। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा कि जो भाषा शब्द है हमारा वो संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसमें धातु का अर्थ क्या होता है, धातु का मतलब होता है कोई क्रिया या काम का होना या किया जाना होता है। अब बात करते हैं भाष की, तो भाष का जो शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है, बोलना या कहना। तो भाषा का क्या होगा, हमारा भाषा क्या होती है, तो भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या मनोभावों का आदान प्रदान करता है, का आदान प्रदान करता है। यानी कि भाषा क्या हो जाएगी हमारी, तो भाषा हो जाएगी, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या मनोभावों का आदान प्रदान करता है। अब मनुष्य को क्या आवश्यकता पड़ी है कि वो अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाए या एक दूसरे तक आदान प्रदान करे। तो मनुष्य एक समाज में रहता है, किस में रहता है, मनुष्य एक समाज में रहता है। और समाज में रहते हुए कैसा प्राणी होता है, सामाजिक प्राणी होता है। यानी कि मनुष्य है वो किस में रहता है, समाज में रहता है। और समाज में रहते हुए वो कैसा प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक
प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी के होते हुए वो किसी न किसी पर निर्भर रहता है, किसी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, या अपने विचार प्रकट करने के लिए। अगर मैं किसी से आपस में रहते हैं, अगर एक समाज में, तो एक दूसरे से निर्भर रहते हैं। तो मनुष्य कैसा है? समाज में रहते हुए एक सामाजिक प्राणी है जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए क्या होता है, उन्हें किसी न किसी भाषा की आवश्यकता पड़ेगी अपने बोलने के लिए, कहने के लिए, या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने भाषा द्वारा किस किस माध्यम के द्वारा अपने विचारों को, मनोभावों को एक दूसरे से प्रकट कर सकते हैं। तो जो मनुष्य है वो अपनी भाषा के द्वारा, पहला जो रहेगा वो मौखिक रूप से, यानी अगर कोई भी विचार अपने मौखिक रूप से प्रकट करता है या आदान प्रदान करता है तो उसको कहेंगे हम मौखिक भाषा। ठीक। दूसरा रहेगा हमारा, अगर संकेतों के द्वारा प्रकट करता है अपने मनोभावों को तो हो जाएगा हमारा सांकेतिक भाषा। अगर वहीं पर अगर अपने वो विचार कैसे लिखित रूप में प्रस्तुत करता है तो क्या हो जाएगा? लिखित भाषा हो जाएगा। अब हमने जाना कि कोई भी मनुष्य है, एक सामाजिक प्राणी है, अगर वो अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, अगर वो मौखिक रूप में प्रयुक्त करता है तो क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा के रूप में हो जाएगा। अगर वो संकेतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है तो क्या हो जाएगा? सांकेतिक भाषा हो जाएगी। वहीं पे अगर वो लिखे कोई भी विचार आदान प्रदान करता है, मान लो कोई व्यक्ति उसके सामने तो है नहीं, जैसे अपने घर पे हम लोग अपने कस्बे में रहते हैं या फिर किसी शहर में रहते हैं, अपने माँ बाप से बात करनी होती है तो हम किसके द्वारा माध्यम से बात करते हैं? फ़ोन के द्वारा बात करते हैं। या फिर पहले के लोग थे वो कैसे लिखते थे? तो चिट्ठी लिखकर भेजते थे अपने घर पर। तो उसी प्रकार से तो कैसे प्रकट करेंगे अपने विचारों को? लिखकर। तो लिख के कैसे? तो हो जाएगी हमारी लिखित भाषा के द्वारा। अब मौखिक भाषा क्या होगी? तो मौखिक उच्चारित ध्वनियों के प्रयोग से, यानी मौखिक भाषा का प्रयोग हम करेंगे अपनी मौखिक उच्चारित ध्वनियों के प्रयोग से। कुछ भी बोलेंगे कि पानी ले आओ, खाना ले आओ, कुछ भी बोलेंगे तो मौखिक उच्चारित ध्वनियों के प्रयोग से बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम मौखिक भाषा। अगर हम संकेतों के माध्यम से अगर हम किसी पर अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करेंगे तो क्या हो जाएगी? हमारी सांकेतिक भाषा कहलाएगी। बात करते हैं हम लिखित भाषा की, तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम? चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यानी अपनी लिखित भाषा को क्या कहलाएगी हमारी? तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए किसके द्वारा? चिन्हों के माध्यम से जो प्रयुक्त करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? लिखित भाषा कहलाएगी। अब चिन्हों को क्या कहते हैं? तो चिन्हों को कहते हैं हम लिपि, यानी किसी न किसी लिपि के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर कोई भी शब्द मैंने लिखा है या फिर कुछ कह रहा हूँ, मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ मान लो, तो मैं ये वाले अगर चिन्ह प्रयुक्त करता हूँ ABC, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी? ये हमने कहलाती थी हमारी क्या? रोमन लिपि। तो हम रोमन लिपि में प्रयोग करेंगे। अगर हमें लिखना पड़ता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस प्रकार के अगर चिन्ह हम प्रयोग में लाएंगे तो हमारी कौन सी लिपि कहलाएगी? तो हमारी बनेगी देवनागरी लिपि कहलाएगी। हमने जाना कि अगर हम इस प्रकार के चिन्ह प्रयुक्त करते हैं तो हमारी रोमन लिपि हो जाएगी, और अगर हम इस प्रकार के चिन्ह प्रयोग में लाएंगे तो हमारी कौन सी लिपि हो जाएगी? देवनागरी लिपि हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद में भाषा परिवार की। भाषा परिवार कैसे? जैसे एक परिवार में कई सारे लोग रहते हैं, जैसे हमारे चाचा हो गए, पापा हो गए, ताऊ हो गए, मामा हो गए, तो उनका एक परिवार बनता है और एक परिवार में एक भाषा बोली जाती है या कोई भी भाषा बोली जाती है एक परिवार में। तो जो अपनी हिंदी भाषा का परिवार है या भारत में जो भाषाएं परिवार हैं तो वो क्या होंगी? भाषा परिवार। आप इसे ऐसे समझिएगा, जैसे आप लिखना मत इसे, मान लो कोई 3 परिवार हैं या 3
ए है, ये बी है, ये सी है। जब विकसित होगा तो एक दूसरे के इंटरेक्शन में ये आएंगे, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, यहाँ बस जाएगा, ये आके यहाँ पे बस जाएगा। तो क्या होगा, इनमें कुछ समानताएं दिखने लगेंगी, और जब समानताएं दिखने लगेंगी तो क्या हो जाएगा, एक ही परिवार के लोग कहलाएंगे। तो उसी प्रकार से भाषाओं की बात करते हैं हम। तो भाषा परिवार क्या होगा, यानी कुछ भाषाओं में समानता दिखने के कारण, कुछ भाषाओं में समानता दिखने के कारण एक ही भाषा परिवार में रखी जाती हैं, भाषा परिवार में रखी जाती हैं। किस किस तरह से मैं समझाता हूँ। कुछ भाषाओं में समानता होती है, इस कारण से उन्हें एक ही परिवार में रखा जाता है। कैसे, जैसे हमने लिखी संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा में पिता को क्या कहा जाता है, पितृ कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार हमने ली एक अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा में पिता को क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है, फादर। अब हम बात करते हैं अपनी हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, पिता। उसी प्रकार से माता को क्या कहते हैं, तो माता को हम मातृ कहते हैं। क्या कहते हैं, मातृ कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, मदर कहा जाता है। उसी प्रकार से हिंदी में क्या कहा जाता है, माता कहा जाता है। बात करें हम भ्रातृ की, तो भ्रातृ होता है जो, उसको ब्रदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रदर। और हिंदी में उसे क्या कहते हैं हम, भाई। यानी इनमें कुछ न कुछ समानताएं दिख रही हैं, इसीलिए ये तीनों जो भाषाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, एक ही भाषा परिवार में रखी जाएंगी। क्योंकि पितृ फादर पिता, उसी प्रकार मातृ क्या हो जाएगा, मदर से क्या, माता। उसी प्रकार भ्रातृ से क्या हो जाएगा, ब्रदर, और ब्रदर का क्या होता है हिंदी में, भाई। तो हमने देखा इनमें कुछ न कुछ समानताएं हमें दिख रही हैं, और इन समानताओं को देखने के कारण हमने क्या किया, इन भाषाओं को एक ही भाषा परिवार में रखा है। अब हम बात करते हैं कि भारत में प्रमुख कितनी प्रकार की भाषा परिवार हैं। तो जो भारत में प्रमुख भाषाएं परिवार रखे गए हैं वो प्रमुखतः 6 भाषाएं परिवार हैं। कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं, मेरे साथ लिखिएगा कि भारत में प्रमुख भाषा परिवार। तो जो भारत में बोले जाने वाले प्रमुख भाषा परिवार हैं वो कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं। जो पहला है हमारा, वो है हमारा इंडो यूरोपीय, या हम इसे भारोपीय भी बोलते हैं, भारोपीय भाषा परिवार। पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। ये हमारा पहला परिवार हो जाता है भाषा का। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं जैसे संस्कृत हो गई, और कौन सी, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, मराठी हो गई, गुजराती आदि जो भाषाएं हैं वो किस में आती है, हमारी भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ ले जाए कि जो हिंदी हमारी भाषा है वो किस भाषा की परिवार की भाषा है, तो हम बताएंगे जो हमारी हिंदी भाषा है वो भारोपीय भाषा या फिर इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा है। बात करते हैं हम दूसरे परिवार की, तो वो आता है द्रविड़ परिवार, यानी द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो होती हैं हमारी तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, आदि भाषाएं हैं वो किसमें आती हैं, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। जो हमारा तीसरा है वो आता है हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक, यानी इसे क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिक भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिक भी बोलते हैं, भाषा परिवार। अब जो ऑस्ट्रो एशियाटिक या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसके अंतर्गत जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भाषाएं हैं हमारी जैसे खासी, संथाली,
आदि जो भाषाएं हैं वो इसके अंतर्गत बोली जाती हैं। और जो चौथा आता है हमारा, चौथा भाषा परिवार है, वो कौन सा भाषा परिवार है? तो चौथा भाषा परिवार आता है हमारा सिने तिब्बत भाषा परिवार। चौथा कौन सा है हमारा? सिने तिब्बत भाषा परिवार। सिने तिब्बत भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं हमारी हो जाती हैं गारो हो गई, हमारी बाड़ो, गारो बाड़ो आदि जो भाषाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? सिने तिब्बत भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। और जो पांचवा और छठा भाषा परिवार है वो कौन कौन सा है वो और देख लेते हैं हम लोग। तो जो पांचवा है हमारा वो है हमारा ग्रेट अंडमान भाषा परिवार। कौन सा है पांचवा? ग्रेट अंडमान भाषा परिवार। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो हो जाती हैं हमारी अंडमानी, अंडमानी या हो जाती हैं ग्रेट अंडमानी, ग्रेट अंडमानी आदि जो भाषाएं हैं वो किसके अंतर्गत बोली जाती हैं? तो वो ग्रेट अंडमान भाषा परिवार के अंतर्गत बोली जाती हैं। बात करते हैं छठवे की। छठवा जो हमारा है वो आता है हमारा ताई कड़ाई भाषा परिवार। ताई कड़ाई भाषा परिवार। ये छठवा जो हमारा है ये बहुत ही कम है और बहुत ही कम इसके अंतर्गत भाषाएं बोली जाती हैं। हमने पढ़ा कि भारत में प्रमुख भाषा परिवार हैं जो हमारे बोले जाने वाले, वो प्रमुखतः 6 हैं। पहला जो आता है हमारा वो आता है हमारा भारोपीय भाषा परिवार, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा हमारी बोली जाती है। दूसरा आता है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा आता है हमारा जो होता है हमारा सिने तिब्बत भाषा परिवार। अगला आता है हमारा ग्रेटर अंडमान भाषा परिवार। उसके बाद आता है ताई कड़ाई भाषा परिवार और एक होता है हमारा ऑस्ट्रिक या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। तो ये हमने भाषा परिवार कुछ जाने अपने कि कौन कौन से भारत में प्रमुख भाषा परिवार होते हैं। अब बात करते हैं हम कि जो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इसे देखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। लिखिएगा मेरे साथ, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं, यानी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो जो पहली आती है हमारी वो आती है मंडारिन चाइनीज, यानी चाइना की जो भाषा है कौन सी है? मंडारिन चाइनीज। कितने प्रतिशत बोली जाती है? तो जो मंडारिन चाइनीज है ये बोली जाती है हमारी 11.92% बोली जाती है। विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। उसके बाद में कौन सी बोली जाती है? तो मंडारिन चाइनीज के बाद बोली जाती है स्पेनिश। ये कितनी बोली जाती है? तो स्पेनिश बोली जाती है हमारी 5.99%। तीसरी आती है हमारी स्पेनिश के बाद में जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है हमारी अंग्रेजी। कौन सी है? इंग्लिश या अंग्रेजी। तो अंग्रेजी कितनी बोली जाती है? तो ये बोली जाती है 4.92%। ठीक। चौथी जो हमारी भाषा है हिंदी। हिंदी भाषा हमारी कितनी प्रतिशत में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है 4.42%। ठीक है। पांचवी जो भाषा है हमारी हिंदी के बाद में जो बोली जाती है वो कौन सी भाषा है हमारी? तो हिंदी के बाद में बोली जाने वाली भाषा है वो है हमारी बंगाली। बंगाली कितने परसेंटेज बोली जाती है? तो ये बोली जाती है 2.96% भाषा बोली जाती है। यानी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं की बात करेंगे हम तो सबसे पहले बोली जाएगी मंडारिन चाइनीज, वो 11.92%। स्पेनिश बोली जाती है, उसके बाद अंग्रेजी बोली जाती है, उसके बाद हिंदी, उसकी हिंदी के बाद में बंगाली बोली जाती है। अब हमने जाना विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। और हिंदी के बाद जो बोली जाती है कौन सी बोली जाती है? बंगाली। और बंगाली के बाद में मराठी और फिर तेलुगु और तमिल भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं। भारत में
सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं। और हम जिन भाषाओं की बात कर रहे हैं वो कैसी भाषाएं हैं? भारत में बोले जाने वाली तो देसी भाषाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक बोली जाती कौन सी बोली जाती है? तो हमारी हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। कितने प्रतिशत बोली जाती है हिंदी हमारी? तो 43.63% हिंदी हमारी बोली जाती है। उसके बाद कौन सी बोली जाती है? तो हिंदी के बाद में बंगाली बोली जाती है, और ये कितने? तो 8.30% कौन सी बोली जाती है हमारी? बंगाली बोली जाती है। बंगाली के बाद में कौन सी बोली जाती है? तो मराठी बोली जाती है। और मराठी के बाद में कौन सी, मराठी कितनी बोली जाती है? तो 7.09% कौन सी बोली जाती है हमारी? मराठी भाषा बोली जाती है। मराठी भाषा के बाद में कौन सी बोली जाती है? तो तेलुगु भाषा बोली जाती है हमारी मराठी भाषा के बाद में। ये कितनी बोली जाती है? तो 6.92% ये बोली जाती है। अगर हम बात करते हैं तमिल भाषा की, तो तमिल भाषा कितने प्रतिशत बोली जाती है? तो 5.89% कौन सी भाषा बोली जाती है हमारी? तमिल भाषा बोली जाती है। अब हमने जाना जो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं प्रमुखता वो कौन कौन सी हैं? हमारी हिंदी हो गई, बंगाली हो जाती है, मराठी हो गई, तेलुगु हो जाती है, और कौन सी होती है? तमिल हो जाती है। अब हम इसके बाद जानेंगे कि जो हिंदी शब्द है हमारा उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। और जब आर्य हमारे भारत में आए तो जो आर्य भाषा का काल है प्रमुखतः, यानी संस्कृत से लेके हिंदी तक की जो यात्रा है वो कैसे बनी। आइए हम इस चीज़ को समझते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। लिखिएगा आप सभी लोग, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो आप जानिएगा कि जो फारस के लोग थे जो हमारे भारत में आए थे, या फिर बात करते हैं इसका जो पुराना नाम था पर्सिया, पर्सिया के लोग थे, या बात करते हैं आधुनिक नाम है जो इसका ईरान, उसके लोग जब हमारे भारत में आए तो क्या हुआ? बीच में सिंधु नदी पड़ती थी। कौन सी नदी पड़ती थी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी पार करके जब ये लोग फारस के लोग हमारे भारत में आए तो हमारे यहाँ के लोग क्या बोलते थे? ये लोग साको हा बोलते थे। क्या बोलते थे? साको हा बोलते थे। तो जो इधर लोग रहते तो सिंधु नदी को पार करके उनको क्या बोलते थे? ये हिंदू लोग बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदू, हिंदू बोलते थे। और जो लोग हम भाषा बोलते थे उस भाषा को ये क्या बोलते थे? हिंदी बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदी भाषा बोलते थे। वहीं से हमारे हिंदी भाषा का नामकरण हो गया। अगर हम बात करें तो हिंदी शब्द हमारा कैसा है, अगर हमसे पूछा जाए कि जो हिंदी शब्द है हमारा कैसा शब्द है, तो ये फारसी का शब्द है। फारसी शब्द है, क्योंकि फारस के लोग जब ईरान के लोग जब आए थे सिंधु नदी पार करके तो यहाँ के लोगों को वो हिंदू बोलते थे, और जो हिंदू भाषा बोलते थे उस भाषा को लोग क्या कहते थे? वो हिंदी भाषा कहते थे। उसी प्रकार से जो हिंदी भाषा शब्द हो जाएगा हमारा, तो कौन सा शब्द हो जाएगा? अगर हमसे पूछा जाए तो वो फारसी शब्द हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो आर्य भाषा काल है, यानी जो संस्कृत तक से यात्रा है हिंदी तक की, वो कैसे कैसे बनी है। आप इस चीज़ को समझिएगा, जो हिंदी भाषा का क्रम है प्रमुखतः वो कैसे कैसे तय किया गया है। तो जो हमारी हिंदी भाषा का क्रम है यानी आर्य भाषा काल है, हेडिंग डालिए आप सभी लोग, आर्य भाषा का काल या कहें तो समय, वो किस किस तरह से हमने किया है। तो जो सबसे पहले बांटा है हमने, उसको हम 3 भागों में बांटा है। पहला है हमारा प्राचीन आर्य भाषा काल। कौन सा है? प्राचीन आर्य भाषा काल। और प्राचीन आर्य भाषा के काल के अंतर्गत हमने 2 को रखा है। पहला है हमारा वैदिक संस्कृत। कौन सी है हमारी? वैदिक संस्कृत। और दूसरी है हमारी कौन सी? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, यानी जो वैदिक संस्कृत है हमारी, इसमें वेदों की रचनाएं हुई हैं। यहाँ पे जो अष्टाध्यायी की रचना की थी महर्षि पाणिनि ने, वो किसमें की थी? वैदिक संस्कृत में की थी। बात करें हम लौकिक संस्कृत की, तो जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं रामायण महाभारत, वो सारे लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और इसका काल कब से स्टार्ट हुआ है? तो इसका हुआ है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व।
जो वैदिक संस्कृत का काल रहा है वो कैसा रहा है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व समय रहा है। बात करें हम लौकिक संस्कृत की, तो जो लौकिक संस्कृत का समय रहा है वो रहा है 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, इसका समय रहा है। अब बात करते हैं हम प्राचीन आर्य भाषा काल के बाद में जो दूसरी आर्य भाषा का समय रहा है वो कौन सा है, तो वो रहा है मध्यकालीन आर्य भाषा काल, या हम उसे कह सकते हैं मध्य आर्य भाषा काल। तो आप सभी लोग हेडिंग डालिए, क्या, मध्य, दूसरी मध्य आर्य भाषा काल। तो मध्य आर्य भाषा काल के अंतर्गत क्या आई है, सबसे पहली जो भाषा आई है हमारी वो आई है हमारी पाली। पाली भाषा का जो समय है वो क्या है, तो पाली भाषा का समय जो तय किया गया है वो है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी, या हम इसे कह सकते हैं 1 ईसा पूर्व तक इसका समय है। और जो पाली भाषा है हमारी उसके अंतर्गत जो भगवान बुद्ध के उपदेश थे वो किसके अंतर्गत थे, पाली भाषा के अंतर्गत आते हैं, यानी भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश किसके अंतर्गत है हमारे, तो पाली के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आती है हमारी पाली के बाद प्राकृत भाषा। प्राकृत का जो समय है वो कितना तय किया गया है, तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी इसका समय है प्राकृत का। और प्राकृत के समय पे जो भगवान बुद्ध के भगवान महावीर स्वामी के उपदेश जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो प्राकृत भाषा में हैं, या फिर जो जैन ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस में आते हैं, प्राकृत भाषा में आते हैं। उसका समय कितना है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका समय है। पाली और प्राकृत के बाद जो तीसरी आती है हमारी वो आती है हमारी अपभ्रंश। कौन सी आती है, अपभ्रंश, लिखिएगा आप सभी लोग, अपभ्रंश। तीसरी कौन सी है, अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है पथ से भटकना। क्या होता है इसका मतलब, पथ से भटकना। और इसका समय कितना है अपभ्रंश का, तो अपभ्रंश भाषा का जो समय है वो समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का समय है अपभ्रंश का समय है। उसके बाद बात करते हैं हम अवहट्ट की। अवहट्ट ये समय काल ऐसा था हिंदी भाषा का जिसमें क्या हुआ था कि जब बहुत सारी बोलियां भाषाएं एक एक समाज में बट गई थी, उस टाइम की बात है ये। तो इसका समय काल कितना तय किया गया है, तो 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी काल इसका समय तय किया गया है। हमने मध्य आर्य भाषा काल में क्या क्या पढ़ा, पाली पढ़ा, प्राकृत पढ़ा, अपभ्रंश पढ़ा और अवहट्ट पढ़ा। अब हम बात करते हैं आधुनिक आर्य भाषा काल की। आधुनिक आर्य भाषा काल को भी हमने 3 भागों में बांटा है। किसमें बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। है डालिए आप सभी लोग, तीसरी आधुनिक आर्य भाषा काल। आधुनिक आर्य भाषा काल को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला आता है हमारा प्राचीन हिंदी, दूसरा आता है हमारा मध्यकालीन हिंदी, और जो तीसरी आती है हमारी आधुनिक हिंदी। जो आजकल हम हिंदी पढ़ते लिखते हैं वो हिंदी यहाँ से आई है, इतनी यात्रा करके पहुँची है हिंदी हमारी। तो जो हमारी प्राचीन हिंदी है उसका समय काल क्या है, तो प्राचीन हिंदी का समय काल है वो है हमारा 1100 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। क्या है हमारा प्राचीन हिंदी का समय है। बात करते हैं मध्यकालीन हिंदी की, तो मध्यकालीन हिंदी का 1450 ईस्वी से कितना है 1850 ईस्वी तक किसका समय है, मध्यकालीन हिंदी का। बात करें हम आधुनिक हिंदी की, तो ये कब से कब तक है, तो 1850 ईस्वी से अब तक किसका समय चल रहा है, तो आधुनिक हिंदी का समय चल रहा है। 1850 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो आधुनिक हिंदी का समय है। और जो हमारी हिंदी मानक भाषा है वो किससे ली गई है, तो जो हमारी हिंदी की मानक भाषा है वो खड़ी बोली से ली गई है।
का जो मानक रूप है, मानक रूप है वो क्या है हमारा, हिंदी का है, हिंदी। तो ये हमारा पूरा हिंदी आर्य भाषा का काल रहा। हमने हिंदी आर्य भाषा काल को 3 भागों में बांटा, एक प्राचीन आर्य भाषा काल, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा काल, तीसरा आधुनिक आर्य भाषा काल। प्राचीन में हमने जाना कि लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत हमने उसमें पढ़ा। मध्यकालीन आर्य भाषा काल में हमने पाली जाना, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश हैं। प्राकृत जाना, जिसमें महावीर स्वामी जी के उपदेश हैं, या फिर जैन ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद बात की हमने अपभ्रंश की, उसके बाद बात की हमने अवट्ट की, और अवट्ट के बाद में हमने जो आर्य भाषा काल को तीसरा दिया है आधुनिक आर्य भाषा काल, उसके अंतर्गत हमने क्या किया, आधुनिक आर्य भाषा काल को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में, तो पहला हमने किया प्राचीन हिंदी, दूसरा मध्यकालीन हिंदी, और तीसरी कौन सी की है, आधुनिक हिंदी। अब हमने प्राचीन काल जो हिंदी है हमारी उसको 1100 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक, जो मध्यकालीन हिंदी है उसको 1450 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक हिंदी है उसको 1850 ईस्वी से अब तक की जो हिंदी मानी गई है। हमने पढ़ा आज की क्लास में ये सब जाना, जो हिंदी हमारी है उसको कैसे कैसे यात्रा करके यहाँ तक पहुँची है। तो सबसे पहले कौन सी थी हमारी, एक रफ आइडिया जान लेते हैं हम। जो सबसे पहली थी हमारी कौन सी थी, लौकिक वैदिक संस्कृत। कौन सी थी हमारी, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद क्या आए थे, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद क्या आया था, पाली। पाली के बाद क्या था, प्राकृत। प्राकृत के बाद पढ़ा था हमने अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आया था हमारा अवट्ट, और अवट्ट के बाद क्या आई थी हमारी, हिंदी आई थी, आधुनिक हिंदी। और हमसे पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी जो है हमारी, हिंदी भाषा है जो, वो किसका रूप है। तो जो हमारी खड़ी बोली है, यानी जो दिल्ली और मेरठ में बोली जाती है भाषाएं, हिंदी खड़ी बोली का मानक रूप क्या है हमारा, हिंदी है। हिंदी किसके मानक रूप है, खड़ी बोली का मानक रूप क्या है हमारा, हिंदी है। ये हमने जाना। जो आज की भाषा हिंदी भाषा का विकास क्रम था वो हमने पढ़ा कि किस किस तरह से हिंदी का विकास हुआ है। और बताइएगा आज की क्लास कैसे लगी आपको, और इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बताइएगा कमेंट करके मुझे कि आज की क्लास कैसी लगी आपको। और आपकी जो उत्तराखंड जीके की क्लास है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको भी जाके देखिएगा। और हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड के लिए, समूह की भर्ती के लिए। वो कौन सी सीरीज है, अपना राज्य अपना जिला, अपना राज्य अपना जिला करके ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग इस सीरीज को बताइएगा नीचे कमेंट करके कौन कौन सा जिला है, हम उस जिले की प्राथमिकता लेते हुए सबसे पहले उस सीरीज में उसका ऊपर रखेंगे। तो बताइएगा आज की क्लास कैसे लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद।